हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 3.22। ठीक है जी। तो यहाँ पे अक्सर बच्चे मार खा जाते हैं। बच्चों देखें किस तरीके से जी, मैं आपको वो तरीका बता दूंगा। काफ़ी इजी है ये क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है। देखें असल में आई नॉट को मालूम करने के लिए ये देखें वो कहता है कि फाइंड करें आई नॉट को यूजिंग नोडल एनालिसिस टेक्निक, यानी कि नोड हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, नोडल एनालिसिस टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो बच्चों पता है आपको सबसे पहला पॉइंट क्या होता है नोडल एनालिसिस टेक्निक में, नोड को आइडेंटिफाई करना। और मैं आपको कहता हूँ जब भी नोडल एनालिसिस करो तो आपने हायर नोड कंसीडर करने या बाइनरी नोड को छोड़ के हायर नोड और सरफेस नोड को कंसीडर करना है। ये चीज़ याद रखिएगा। हायर नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच हो, बाइनरी नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच हो सिर्फ। ठीक है, तो आपने बाइनरी नोड को कंसीडर नहीं करना, वो आपके क्वेश्चन को मुश्किल बना देता होता है। तो देखो आओ नोड्स पहले आइडेंटिफाई करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक नोड बन रहा है हायर नोड, यहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, 2 रेजिस्टर्स की और एक इस वोल्टेज सोर्स की। तो ये एक नोड हो गया, यहाँ पे हम V1 वोल्टेज रख लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों देखो ये भी हमारे पास एक नोड है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 रेजिस्टर की और एक वोल्टेज सोर्स की वायर अटैच है। तो यहाँ पे हम दूसरा नोड हो गया V2 वोल्टेज। उसके बाद ये तीसरा नोड है, यहाँ पे 2 वोल्टेज सोर्सेज की और एक रेजिस्टर की वायर अटैच है, तो ये V3 वोल्टेज हो गए। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखें ये हमारे पास एक चौथा नोड है, जहाँ पे देखें पूरा एक सरफेस नोड ही बन रहा है, पूरी एक सतह बन रही है, जिसको हम बच्चों क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे करंट्स को फ्लो करवाना है तो हमें एक नोड को लाजमी ग्राउंड करना होगा। अब जरा बच्चों गौर से देखें, यहाँ पे असल में केसीएल हमारे काम आने वाले आई नॉट को कैलकुलेट करने के लिए। वो देखें कैसे करेंगे हम कैलकुलेट। देखो अगर मुझे आई नॉट को कैलकुलेट करना है ना, यहाँ तो मैं इन वायर्स में चला जाऊँ बच्चों, जिस वायर के अंदर वोल्टेज सोर्स लगा हो ना, यानी कि रजिस्टर ना लगा हो, तो हम उसकी करंट को मैयर नहीं कभी कर सकते, क्योंकि वो एक तरीकाकार, मतलब ऐसे प्रैक्टिकल में और चीज़ होता है, लेकिन हम कह लें थ्योरेटिकल टाइप में किसी भी वायर के अंदर अगर सिर्फ वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है ना, तो हम उसकी करंट को मैयर नहीं कर पाते। तो फिर एक अलग तरीके से ही करना पड़ता है। देखो अगर मुझे आई नॉट को कैलकुलेट करना है ना, तो मुझे इस नोड की मदद से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस नोड से मैं करूंगा तो इस नोड में भी घेरे में एक ऐसी वायर आ रही है जिसके अंदर ये वोल्टेज सोर्स आ जाता है, तो मुझे ये भी तंग करेगा। ठीक है जी, यानी कि ये मसला करेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करता होता हूँ, मैं ये वाला नोड इस्तेमाल करूंगा। लेट्स से हम इसको क्या लेते हैं बच्चों, ये हमारे पास है नोड, ये ग्राउंड नोड है ना, चौथा नोड है ये, तो हम जानते हैं ये चौथा नोड है, नोड 4 है ये। तो देखो मैं नोड 4 मैं क्या लेता हूँ बच्चों, देखो मैं इस नोड के घेरे में कितनी वायर्स आ रही हैं, 3 वायर्स आ रही हैं, एक ये वाली, एक ये ऊपर वाली और एक ये वाली। हम क्या लेते हैं, इसमें से जो वायर में से करंट आ रहा है, हम अपने से भी करंट की डायरेक्शन फर्ज कर सकते हैं, हमने बस करंट को मालूम करना बाद में। लेट्स से मैं कहता हूँ इसमें से जो करंट आ रहा है वो ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, और वो करंट का नाम है I1। ठीक है बच्चों, मैंने I1 नाम रख दिया उस करंट का। उसके बाद हम कहते हैं इस वायर में जो करंट आ रहा है, देखो इस वायर में जो इस नोड की जानिब जो करंट आ रहा है, लेट्स से हम उसका नाम रख देते हैं बच्चों I2। ठीक है जी। अब मैंने इसका नाम I2 तो रख दिया, लेकिन मुझे I2 की वैल्यू कैसे पता चलेगी। देखें ये तो वायर है एक रेजिस्टर की, ये तो I1 को कैलकुलेट करने में मेरी मदद कर देगी, लेकिन I2 कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चों ये वायर है वोल्टेज सोर्स वाली। तो लिहाजा I2 को मैं इस वायर से कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। लिहाजा मैं I2 को कैसे कैलकुलेट करूंगा, I2 को कैलकुलेट करने के लिए मुझे नोड 1 पे KCL लगाना होगा। नोड 1 की क्रॉस जितनी वायर्स आ रही हैं सबकी मुझे करंट पता होनी चाहिए। तो देखो बच्चों इसके घेरे में ये 3 वायर्स आ रही हैं, तीसरी वायर की तो हमने करंट ही फाइंड आउट करनी है, ये 2 वायर्स की हमें करंट पता होनी चाहिए। तो लेट्स से मैं कह देता हूँ यहाँ पे बच्चों एक वायर आ रही है, एक करंट आ रही है, उसका नाम रख दो I3। ठीक है जी, ये करंट इसके अंदर एंटर कर रही है, और एक इस वायर में से करंट आ रही है जो I4 है। अब ये सारी हम मालूम कर सकते हैं। देखो यहाँ से मुझे I2 मिल जाएगी, क्योंकि ये जो I4 और I3 है ये दोनों उस वायर्स में से आ रही हैं बच्चों करंट्स घूम के, जहाँ पे सिर्फ रजिस्टर लगे हुए हैं। तो रजिस्टर की वायर में से करंट को फाइंड आउट करना काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ से मुझे I2 बच्चों मालूम होगी, देखें I2 मालूम होगी, इस वायर की करंट मालूम हो जाएगी। जब मैं ये वायर है, ये भी एक रेजिस्टर की वायर है, तो मुझे यहाँ से I1 भी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जब ये दोनों करंट्स मालूम होगी तो मैं I0 भी कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो चलिए पहले हमें क्या चाहिए बच्चों, सब वोल्टेजेस की वैल्यू चाहिए, नोड वोल्टेजेस की। तो देखो ज़रा गौर करो बच्चों, ये दो नोड्स हैं, यानी कि एक ग्राउंड नोड है और एक नोड 1 है, इन दोनों के दरमियान आ गया एक वोल्टेज सोर्स। जब ऐसी कंडीशन होती है तो फिर हम इसकी इक्वेशन लिखते होते हैं इस तरह से। देखो ये ऐसे लगा हुआ है, यानी कि ये ऐसे 12 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है सेंटर में। ठीक है, और ये ऐसे नीचे एक ग्राउंड वाला नोड है हमारा, जो यहाँ पे 0 वोल्ट है, और ये हमारे V1 वोल्ट है। तो जिस तरफ बच्चों पॉजिटिव साइन होगा उस साइड वाले वोल्टेज प्लस में लिख दिए जाएंगे, जिस तरफ नेगेटिव साइन होगा वो वाले वोल्टेज माइनस में लिख दिए जाएंगे। तो देखो इसकी इक्वेशन फिर क्या बनेगी, V1 माइनस 0 इज इक्वल टू कितने वोल्ट, 12 वोल्ट। ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी 12 वोल्ट सोर्स की। तो देखो इसका मतलब ये हमें वैल्यू दे रहा है V1 की, तो V1 बराबर आ गए बच्चों 12 वोल्ट के। ठीक है जी,
समझ आ गई। उसके बाद देखो V1 की वैल्यू तो हमें मिल गई है। अभी इस वायर को ना छेड़ें, ठीक है, इस वायर को भी भूल जाओ, ये जो वायर है, क्योंकि जब दो नोड्स के दरमियान बच्चों आ जाता है ना अपने पास कोई वोल्टेज सोर्स, तो वो वहां पे सुपर नोड बन रहा होता है, ठीक है जी, सुपर नोड। तो सुपर नोड को भी भूलो, अभी इसको छोड़ दो, इस वायर को, इस वायर की बात करो। देखो यहाँ पे भी वही चक्कर है जो यहाँ पे था, यानी कि अब क्या है, ऐसे एक वायर लगी हुई है और ये देखें ये V3 का नोड है, ये देखें ये V3 का नोड है और ये नीचे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जिसका माइनस और पॉजिटिव ऐसे पोल लगे हुए हैं 6 वोल्ट, और ऐसे इसके नीचे जाके फिर ग्राउंड के साथ वायर अटैच है। देखें ये ऐसे जाके ग्राउंड के साथ अटैच है। तो बच्चों इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो कैसे आएगी, नेगेटिव पोल है इस दफ़ा V3 की तरफ, तो ये आ जाएगा -V3, और पॉजिटिव पोल है 0 वोल्ट की तरफ, तो आ जाएगा +0 इज इक्वल टू जितने वोल्टेज थे, कितने थे 6। तो लिहाजा यहाँ से देखें बच्चों क्या वैल्यू आ जाएगी, देखें V3 का माइनस उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो V3 की वैल्यू आ जाएगी -6 वोल्ट। अब देखो बच्चों मुझे V1 की वैल्यू भी मिल गई, V3 की वैल्यू भी मिल गई, मुझे ज़्यादातर काम करना ही नहीं पा रहा। अब देखें यहाँ पे बनता है एक सरफेस नोड, क्योंकि जब दो नोड्स के दरमियान यानी कि जिन पे वोल्टेज एग्जिस्ट करते हों, नोड वोल्टेजेस के आपने नाम रखे हों, न्यूट्रल के दरमियान आ जाए फिर तो वैल्यू एग्जैक्ट मिल जाती होती है, ठीक है, यानी कि न्यूट्रल और किसी नोड वोल्टेज के दरमियान आ जाए फिर तो देखें हमें वैल्यू मिली। लेकिन इस केस में पता क्या होता है, इस केस में हमारे पास सुपर नोड बन जाता होता है, तो सुपर नोड के ऊपर हमने KCL लगाना होता है। लेकिन जिस केस में ऐसा हो कि सुपर नोड का भी एक वोल्टेज जो है, एक नोड वोल्टेज है, वो अगर डिफाइन हो तो बच्चों वो भी हमें फाइंड आउट हो जाता होता है। देखिए इसकी इक्वेशन क्या बनेगी सुपर नोड की, जिस तरफ पॉजिटिव पोल है वो वाले वोल्टेज प्लस में, और जिस तरफ नेगेटिव पोल है वो वाले वोल्टेज माइनस में, विच इज इक्वल टू जितने वोल्टेज थे ये 4 थे, ठीक है जी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके बच्चों आपको V2 की वैल्यू भी मिल जाएगी। देखें इस इक्वेशन का क्या बनेगा, देखें V2 इधर ही रह गया और दूसरी तरफ जाके V3 प्लस हो गए, V3 + 4 ऐसे हो गया, ठीक है जी बच्चों। तो क्या बनती है वैल्यू V2 की, देखें V2 इज इक्वल टू V3 की वैल्यू देखो बच्चों क्या होगी, -6 + 4, ठीक है जी, -6 + 4 किया तो हमारे V2 की वैल्यू भी हमें मिल गई -2। अब हमें देखें हर एक वोल्टेज की वैल्यू मिल चुकी हुई है, तो अब जो जो हमें करंट्स चाहिए ना वो हम बच्चों फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें पहले I1 फाइंड आउट करते हैं। देखें I1 करंट पहले मैं फाइंड आउट करने लगा हूँ, ज़रा देखिएगा, क्योंकि मुझे ये सारी करंट्स की वैल्यू चाहिए ना, इतना तो मैंने आपको समझा दिया क्यों चाहिए, सारा मैंने पहले एक्सप्लेन किया। तो देखो I1 करंट क्या कर रही है, V2 में से लीव कर रही है और न्यूट्रल में एंटर कर रही है। मैंने आपको बताया था जहाँ से करंट लीव करती है उस नोड के वोल्टेज उसी वक्त हम ऐसे लिख देते हैं, V2- ऐसे लिख देना होता है। इस नोड में से ये करंट लीव करके आई है तो उसी वक्त हमने लिख देना था V2-, और ये आगे जाके 0 वोल्ट में एंटर कर जाती है, तो V2-0 और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में आई वो बटे में लिख दी जाएगी, ठीक है। ये ऐसे होता है फार्मूला बच्चों। तो देखो V2/1 क्या आ रहा है, V2 कितनी है बच्चों, -2 ओवर 1 के करेंगे तो ये आ जाएगा -2 मिली एम्पेयर, ठीक है जी। ये आपके पास I1 की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं, देखें I1 तो फाइंड आउट हो गए बच्चों, लेकिन मुझे अब देखें I2 की फिर क्या इक्वेशन बनती है। देखें पहले मैं यहाँ पे ही I2 की इक्वेशन लिखता हूँ। देखो बच्चों असल में बच्चों देखो यहाँ पे I2 की कैसे इक्वेशन बनेगी, मैं नोड 1 की मदद से ना यहाँ पे I2 की इक्वेशन लिखूंगा। पता है कैसे, मैं आपने लिखना अप्लाई KCL एट नोड 1, ठीक है, यानी कि हम नोड 1 के ऊपर KCL अप्लाई कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है बच्चों KCL कहता था द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, यानी कि जो एंटरिंग करंट का सम बराबर होता है लिविंग करंट्स के, ये KCL का कहना था, ठीक है जी। तो ये हमारा नोड 1 है, ठीक है जी, ये नोड 1 है। तो देखिए इसमें कौन सी करंट एंटर कर रही है, 2 करंट एंटर कर रही है, एक I3 और एक I4, तो इन दोनों का सम एक साइड पे आ जाएगा और एक साइड पे आ जाएगी लिविंग करंट। तो देखें मैंने लिविंग करंट को शुरू में लिख दिया क्योंकि I2 देखें बाहर जा रही थी इस नोड में से, तो ये एक लिविंग करंट है, जबकि I3 और I4 इसमें एंटर कर रही है तो ये आगे एंटरिंग करंट्स। तो ये इसकी इक्वेशन बन गई। अभी हमें I3 और I4 को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है बच्चों। तो चलो I3 और I4 कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों देखो I3 करंट क्या कर रही है, देखें I3 करंट कहाँ से आ रही है, जरा गौर करें। I3 करंट V2 में से लीव करके आई है, तो उसी वक्त हम लिखते हैं, क्योंकि V2 में से निकली उसी वक्त लिख दिया जाएगा V2- और जाके एंटर कहाँ पे हुई, V1 में, तो लिहाजा लिख दिया गया V2- V1 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो बटे में आ गई, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। तो देखो V2 की क्या वैल्यू थी, -2 वोल्ट, -2, ठीक है जी। उसके बाद -V1 की वैल्यू, V1 की वैल्यू देखें बच्चों 12 आई थी, तो -12 बटे में आ गया 2K, तो इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो ये बनता है -14/2, जो कि बच्चों आ जाएगा -7, ठीक है, -7, और ये किलो ऊपर जाके मिली बन जाएगा, -7 मिली एम्पेयर मेरे पास आंसर आ गया I3 का। अब देखें यहाँ पे मैं ये पुट कर देता हूँ, -7 मिली, I3 की वैल्यू मैंने पुट कर दी। आगे I4 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो I4 इज इक्वल टू, अब ये जो बच्चों I4 करंट है ज़रा गौर करें, I4 करंट कहाँ से आ रही है, V3 में से आ रही है, तो इस
इसने क्या किया, V3 में से लीव किया, तो उसी वक्त आ जाएगा जहाँ जिस वोल्टेज में से ये लीव करते हैं, नोड वोल्टेजेस में से लीव करते हैं, उसके वोल्टेज हमने लिख के आगे माइनस लिखना होता था। तो ये V3 में से लीव करके आई है ना, यानी यहाँ से निकली है, तो उसी वक्त हम लिख देंगे V3 माइनस, और ये फिर जाके एंटर करती है V1 में, तो लिहाजा आ गया V3 माइनस V1 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो बच्चों है कितनी 1K, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो V3 की क्या वैल्यू थी -6, ये मैंने पुट कर दी -6, माइनस V1 की वैल्यू है 12, तो ये आ गया और बटे में आ गया बच्चों 1K। तो देखो ये कितनी बनती है, ये बनता -18 को बच्चों 1 से डिवाइड करो, -18 ही रहना और किलो ने ऊपर जाके बन जाना मिली एम्पेयर, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई। अब देखो यहाँ से आप I2 को कैलकुलेट कर पाओगे, देखो -7 मिली माइनस I4 की जो वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ -18 मिली, ठीक है जी, ऐसे आ गया, तो ये बन जाता है -25 मिली एम्पेयर, ठीक है जी बच्चों। तो ये आपके पास I2 की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। देखिए अब हमें I2 की वैल्यू पता है कितनी है, -25 मिली एम्पेयर। I1 की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है, -2 मिली एम्पेयर। अब देखो बच्चों, अब मैं यहाँ पे, अब मेरे पास देखें नोड 4 के क्रॉस जितने भी मतलब के वायर्स आ रही हैं, उनमें से सिर्फ एक वायर की करंट जो है वेरिएबल है, बाकी सब करंट्स मुझे मालूम है जो उस नोड के घेरे में वायर्स हैं, ठीक है। तो लिहाजा आप इसके ऊपर KCL आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो आपने लिखना है अप्लाई KCL एट नोड 4, ठीक है, अप्लाई KCL एट नोड 4, वही बच्चों चीज़, यानी कि द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। तो देखें यहाँ पे करंट कौन कौन सी एंटर कर रही है, दो करंट्स एंटर कर रही हैं, I1 और I2। तो आप चाहो तो पहले लिविंग करंट लिख लो, चाहो तो पहले एंटरिंग करंट लिख लो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपस में बराबर ही होती हैं। तो देखो मैं पहले लिविंग करंट लिख लेता हूँ क्योंकि एक ही लीव कर रही है, वो है I0। तो I0 इज इक्वल टू द सम ऑफ लिविंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटरिंग करंट, ठीक है। एंटरिंग करंट कौन कौन सी है, I1 और I2, तो दोनों का सम ऐसे आ जाएगा। तो देखो अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ से हमें I0 की वैल्यू मिल जाएगी, जो क्या आती है हमारे पास, I1 की बच्चों क्या वैल्यू थी, -2 मिली, और I2 की क्या वैल्यू आई हुई है, -25 मिली। तो ये कितना बन गया, -27 मिली एम्पेयर, और ये वेरीफाइड है, ठीक है बच्चों, क्योंकि गूगल हमें कह ले कि अगर क्वेश्चन का क्या नाम है, क्वेश्चन का ओवरऑल आंसर तो नहीं देता, लेकिन इतना बता देता कि आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा क्या, लास्ट पॉइंट बता देता, फाइनल आंसर, ठीक है जी। तो ये वेरीफाइड है।